हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कस करने वाले। देखिए, जो आपके सिलेक्शन के लिए टिप्स होते हैं वो मैं आपको आज के सेशन में डिस्कस करने वाला हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इस सेशन के लिए रिक्वेस्ट किया था हमें कि हाउ टू स्टडी वाला एक सेशन चाहिए करके, और कुछ चीज़ें जो है आपको फॉलो करनी है और कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी नॉर्मल सा सेशन होने वाला है ये। आप इसलिए रिलैक्स बैठिए और इस सेशन को अच्छी तरीके से ध्यान से देखिएगा। कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी, मैं हर एक चीज़ें आपकी कवर अप करूँगा। ठीक है, तो हम लोग आज के वीडियो को शुरू करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले तो आप ये चीज़ जान लो गाइस, टॉक्सिक पॉजिटिविटी एंड हाईएस्ट सेल्फ में डिफरेंस होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। मैं जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना है। काफ़ी अच्छी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा टिल द एंड ऑफ दिस सेशन। ठीक है, कुछ चीज़ें जो होती है टॉक्सिक पॉजिटिविटी में कैसे होती है, जब आप हसल करते हैं 24/7, आपको ऐसा नहीं करना है। आप 24/7 वर्क नहीं कर सकते हो। आपको आपकी लाइफ में बैलेंस बनाए रखना होगा। कुछ चीज़ें होती है जो आप फेलियर के बाद में, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रिग्रेट करते थे कि फेलियर इज़ नॉट अ ऑप्शन। ये हो गई हमारी टॉक्सिक पॉजिटिविटी। बट ध्यान में रखिएगा, एक फेलियर जो होता है एक हमारे लिए लर्निंग लेसन रहता है। कोई भी अगर आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हो अनफॉर्चुनेटली, तो आप ध्यान में रखिएगा, इट इज़ वन ऑफ द लर्निंग लेसन। इट इज़ अ लेसन फॉर यू, ताकि वो आप उससे सीख सको और आपके आने वाले एंडेवर्स के लिए आप प्रिपेयर कर सको। आपको ऐसे हरदम इस तरीके से कॉन्स्टेंटली आपके माइंड को नहीं पोक करना चाहिए, प्रोवोक नहीं करना चाहिए कि आपको स्टे पॉजिटिव रहना है करके। आप ध्यान में रखिएगा, जो भी आप ह्यूमन इमोशंस रहते हैं, दीज आर ऑल नॉर्मल। ह्यूमंस के पास ब्रेन होता है, उसके कारण ये जो सारे इमोशंस रहते हैं वो हमें आना ही आना है। हम लोग उसको अवॉइड नहीं कर सकते। स्टे पॉजिटिव हम लोग बोल के कितने भी बार हम लोग कुछ जो इमोशंस रहते हैं उसको अवॉइड नहीं कर सकते। इसलिए आपको कुछ चीज़ें बैलेंस में रखनी चाहिए, और जो इमोशंस आपके पास आते हैं वो नॉर्मल है। ठीक है, पॉजिटिव आपको रहना है, बट कॉन्स्टेंटली आपके माइंड को प्रोवोक करके स्टे पॉजिटिव रह के ऐसे आपकी टॉक्सिक पॉजिटिविटी आपको ही उससे हानि हो जाएगी। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी कि जैसे कि आपकी टॉक्सिक पॉजिटिविटी में आती है कि वाइल यू स्लीप आई ग्राइंड। ठीक है, एक बात आप ध्यान में रखिएगा, ब्रेन को वर्क करने के लिए कुछ स्लीप की ज़रूरत होती है, कुछ नींद आपको ज़रूरत रहती है, कुछ रेस्ट आपको ज़रूरत रहती है। इसलिए आप कंटिन्यूसली वर्क नहीं कर सकते। और कॉन्स्टेंटली ये भी बात आपके माइंड को मत बोलेगा कि जस्ट बी हैप्पी। इट इज़ नॉट वेल, क्योंकि आप ध्यान में रखिएगा, जो हैप्पीनेस रहती है वो खुद पर डिपेंड करती है और वो फ्लैक्चुएट होती रहती है। कभी आप कम हैप्पी रहोगे, कभी आप कम खुश रहोगे, कभी आप ज़्यादा। ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ लाइफ है। ये चीज़ें मैंने इसलिए आपके साथ डिस्कस किया कि सो दैट आपको आने वाले जो मैं स्लाइड्स बताऊंगा उससे आपको इसमें से कुछ चीज़ें समझ में आएगी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कुछ चीज़ें जो होती है वो कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि आपको सिलेक्शन और प्रिपरेशन किस तरीके से करना होगा, और जो मैं टिप्स बताऊँगा वो आपको एंड ऑफ दिस सेशन बताऊँगा। देखिए, जो चीज़ें अवॉइड करनी है, तो ये सबसे मेन चीज़ें है। देखिए गाइज, दिस ऑल आर कॉमन, ये सभी हमको पता है, बट हम लोग इंप्लीमेंट करने के लिए इसको कुछ डिले करते थे। सबसे पहली चीज़ है कि अवॉइड स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन अ स्मार्टफोन फॉर अननेसेसरी रीजन। देखिए, अननेसेसरी रीजंस के लिए आप अपने स्मार्टफोन्स पे आपका टाइम मत वेस्ट करेगा। ठीक है, जितना भी टाइम आपका अभी चल रहा है कंटिन्यूसली, आप एक लिमिटेड टाइम ही आपके स्मार्टफोन को दीजिएगा। देखिए, मैं बता दूं, काफ़ी डेंजरस चीज़ है ये। ठीक है, अगर आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो काफ़ी अच्छी भी चीज़ हो सकती है, बट हम लोग अननेसेसरी विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के सेशंस के वीडियोज़ के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए आपको पता ही होगा, हम लोग अननेसेसरी टाइम स्पेंड करते हैं स्मार्टफोन के लिए। ये एक वन ऑफ द रीज़न रह सकते हैं आपके सिलेक्शन के लिए। ध्यान में रखिएगा, वो अगर मोबाइल पे काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो तो वो भी आपको अवॉइड करना है। डोंट कीप योर सेल्फ रनिंग ऑल द डे। जैसे मैंने आपको बताया था, आपको कंप्लीटली जो दिन भर पढ़ाई करना है ये ऐसा नहीं करना है। कुछ जो शॉर्ट ब्रेक्स रहते हैं दिन में वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहते हैं, और उससे आपका जो ब्रेन होता है वो एक रेस्ट पोजीशन आने के बाद कुछ रिफ्रेश होता है, सो दैट आप अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सको और अच्छी तरीके से पढ़ सको। नेगेटिविटी जो रहती है आपके अराउंड, उसको आप अवॉइड करना है। काफ़ी मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस ये। जो भी नेगेटिविटी रहते हैं, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी मटेरियलिस्टिक और नॉन मटेरियलिस्टिक, दैट ताकि वो ह्यूमन भी हो सकता है, या फिर आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको कॉन्स्टेंटली आपके ब्रेन को नेगेटिव माहौल में आपको रख रही है, ऐसी चीज़ों को आपको अवॉइड करना होगा। मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं सेशन आपको इसलिए बना रहा हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि आपका 6 मंथ्स के अंदर सिलेक्शन हो जाए। जितने भी आप अभी तक प्रिपेयर करके आओगे, हम लोग सारी चीज़ें हालांकि डिस्कस करेंगे, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। नेगेटिविटी को आपको अवॉइड करना है। अवॉइड सेटिंग अप अनरियलिस्टिक टारगेट। इसका मतलब ये होता है कि कुछ जो टारगेट होते हैं अनरियलिस्टिक होते हैं। आप कितना भी आप हासिल कर लो, कितने भी आप इसके लिए प्रिपेयर करो, उसको आप अचीव करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, या फिर काफ़ी बार वो अचीव नहीं हो पाते। तो इसीलिए मैं आपको ये बताता हूँ, जो अनरियलिस्टिक टारगेट को आप स्प्लिटअप करके छोटे छोटे जो आपको शॉर्ट एंड से माइलस्टोन आप इसको आप उसमें कन्वर्ट करिएगा और उसको अचीव करने की कोशिश कीजिएगा, सो दैट आपको हर एक माइलस्टोन को अचीव करने के बाद कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आएगी, और उसके बाद आप लोग हर एक नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे बढ़ते जाओगे विद दैट
अटमोस्ट पॉजिटिविटी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अवॉइड रिएक्टिंग एंड मेकिंग डिसीजन इन हरी, पैनिक, हेस्ट, दैट मीन्स जल्दबाजी में, पैनिकिंग में आपके जो रिएक्शंस रहते हैं और डिसीजंस रहते हैं वो आपको काफ़ी बार नुकसान पहुंचाते हैं आपको। तो ये चीज़ें कुछ अवॉइड करनी चाहिए। एंड अवॉइड कंपेयरिंग विद अदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, आपके सराउंडिंग में जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, जो एस्पिरेंट्स होंगे, जिनको जॉब है, जो नहीं है, आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, यू आर नॉट इक्वल। ठीक है, हर एक स्टूडेंट, हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट रहता है। ठीक है, इसलिए आप कभी भी अपने को, खुद को कंपेयर मत करिएगा दूसरों के साथ में। इससे आपको एक ही हानि होगी कि आप अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं। देखिए, यू आर यूनिक, यू आर स्पेशल टू योर सेल्फ। इसलिए ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी कि आपको खुद को कंपेयर करना नहीं है दूसरों के साथ में। दूसरे के पास जितने भी चीज़ें हैं नहीं है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, अनमटेरियलिस्टिक थिंग्स, ये सारी जो चीज़ें हैं वो उनके पास होती है। आप यूनिक हो, आप क्या पता आप उनसे ज़्यादा कुछ अचीव कर लोगे। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। इसलिए आप खुद को कंपेयर मत करिएगा। ये आपको चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। अभी हम लोग कुछ नेक्स्ट चीज़ें जो है मैं आपको बताता हूँ, हाउ टू स्टडी में आते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करेंगे, हाउ टू स्टडी डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए, दो टाइप के स्टूडेंट्स रहते हैं। हमने काफ़ी बार नोटिस कर दिया, जो स्टूडेंट्स 2 से 3 साल प्रिपेयर, मान लो 1-2 साल से प्रिपेयर करें, और जो स्टूडेंट फ्रेशर्स है, इन दोनों के लिए मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा कि ये जो दोनों कैटेगरीज है स्टूडेंट्स के, फ्रेशर्स दैट मीन जिन्होंने जस्ट ग्रेजुएशन क्लियर किया एंड दे आर एस्पायरिंग फॉर अ एग्जाम, दैट मीन्स वो एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसको क्लियर करना चाहते हैं। और जो स्टूडेंट्स 1 या 2 सालों से सिलेक्शन करते हुए आ रहे हैं, लेकिन उनका जो सिलेक्शन है 0.25, ठीक है, 0.5, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, या फिर विद इन 2-3 मार्क्स की वजह से रह रहा है, छूट रहा है। तो ये चीज़ें मैं इनके लिए भी डिस्कस करूँगा कि आपको क्या क्या करना है करके। देखिए, जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं आपको सबसे पहले तो डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, आप सभी को, हालांकि सभी के लिए ये चीज़ें, ठीक है, मेनली होता क्या है दोनों भी स्टूडेंट्स के इसमें। ठीक है, जो स्टूडेंट पर्टिकुलरली 1 से 2 साल प्रिपेयर करते हुआ था, इनमें सबसे कॉमन चीज़ क्या होती है, देखिए मैं बता दूँ। जिस तरीके से आप प्रिपेयर करते आ रहे हो, अगर आपको एक चीज़ पता चल जाएगी कि 1 साल आपको प्रिपेयर करने के बाद आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। देखिए, होता क्या है कि जो स्टडी का पैटर्न होता है, जो आपका स्लीप साइकिल होता है, वेकिंग अप साइकिल होता है, ये सारी चीज़ें आपकी 100% मायने रखती है आपके सिलेक्शन के लिए। देखिए, अगर आपको पर्टिकुलरली एक बुक को लेके अगर आपको नहीं आ रहा है, देखिए मेनली क्या होता है, रिवीजन इसमें नहीं होती। ठीक है, 1 या 2 सालों से जो प्रिपेयर करते हुए आ रहे स्टूडेंट्स रहते हैं, उनके लिए रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। और अगर हम लोग बात करते हैं फ्रेशर्स की, तो उनके लिए कुछ अलग स्ट्रैटेजीज रहती है। सबसे पहले तो आपको टारगेट डिसाइड करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। एक कोई भी हम लोग एग्जाम मान लेते हैं, देखिए गाइस काफ़ी ध्यान से सुनिएगा चीज़ें, मैं आपको जो भी चीज़ें बता दूँ, दोज आर वेरी प्रैक्टिकल और ये काफ़ी रियलिस्टिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप इन सब स्टेप्स में, हालांकि ये स्टेप्स जो है ये सारे स्टूडेंट्स करते हैं, बट इसका जो ऑर्डर है वो गलत हो जाता है। कोई भी अगर आप एग्ज़ाम हो, ठीक है, मान लो एक फ्रेशर स्टूडेंट है, कोई भी एक स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, वो एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, XYZ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करा होगा। सबसे पहले ये नहीं पता होता कि हमें ये पेपर के लिए क्या करना है। तो मैं आपको मेन चीज़ें क्या होती है, आप तो सबसे पहले आपका टारगेट सेट कर दो खुद के मन में। आपके पास कोई भी बोर्ड होगा, कोई भी पेपर होगा, तो उसके ऊपर आप लिख लो कि आपकी कौन सा एग्ज़ाम क्लियर करनी है। ये अगर आप एक बार लिख लोगे तो आपको वो कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करता रहेगा कि आपका जो टारगेट है वो क्लियर है। आपका टारगेट जब तक आपका क्लियर नहीं होगा, तब तक आप उसमें सिलेक्शन लेने के लिए काफ़ी बार पीछे चले जाओगे। इसीलिए आप कोई भी अगर आप एग्जामिनेशन को टारगेट करते हो, तो उसको पहले आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना, कौन सा है, या फिर अगर आप उस ब्रांच से, अलाइड ब्रांचेस से आप अगर अप्लाई कर रहे होगे, तो उसमें आपका सिलेबस मैच होता है नहीं होता है। आपका टारगेट आपका क्लियर होना चाहिए अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन के लिए अगर आप मान के चलते हो। अगर हम लोग रिसेंट एग्जाम जैसे DFCCL के एग्ज़ाम आ चुके उसकी हम लोग मान लो बात कर लेते, वो आपने टारगेट सेट कर लिया। अभी आपको सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए ये फ्रेशर्स एज वेल एज न्यू कमर्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स 1 या 2 सालों के लिए, इन दोनों के लिए लागू होता है। आपको सबसे पहली चीज़ क्या देखनी है, वो है आपका डिटेल एग्जामिनेशन पैटर्न। आपको सबसे पहले तो एग्जाम पैटर्न को देखना होगा कि कौन से मार्क्स में, कौन से चैप्टर में कितना वेटेज है, कितने मार्क्स आपको अचीव करने, कितना प्रीवियस कट ऑफ रह चुका है। ये प्रीवियस कट ऑफ जानना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, हालांकि ये चेंज होता है हर साल टू साल, डिपेंड करता है वैकेंसी के ऊपर, बट एक ऑन एन एवरेज प्रीवियस ईयर का कट ऑफ जानना आपके लिए बेहद फायदेमंद रहता है, सो दैट आपका प्रिपरेशन और आपका जो मार्किंग स्ट्रेटेजीज रहता है वो किस तरीके से होनी चाहिए, इससे आपको पता चल सकता है।
नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है गाइस कि आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है मैं सजेस्ट करूंगा, अगर कोई एग्जाम के लिए ये हालांकि एक्सेप्शंस है, अगर 5 सालों के प्रीवियस ईयर के पेपर्स होंगे तो आप उसको थरोली गो थ्रू करिएगा। गो थ्रू करने से क्या होगा, देखिए ये काफ़ी क्रूशियल स्टेजेस है, ठीक है। मैं बता दूँ कुछ कुछ स्टूडेंट इस तरीके से भी होते हैं, मैंने जिन्होंने हमें काफ़ी स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ आते हैं जिन्होंने गेट के लिए प्रिपेयर किया होगा, ठीक है, बट दे आर फेल टू क्लियर द जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन। आप ध्यान में रखिएगा, जो स्टूडेंट गेट एस्पिरेंट है, ठीक है, गेट के लिए एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करके रखा है, बट दे आर फेलिंग इवन, दे आर नॉट इवन क्लियरिंग द जूनियर इंजीनियर के एग्जामिनेशन। ऐसे काफ़ी रिव्यूज़ आ चुके हैं, ऐसा मैं हर एक स्टूडेंट्स के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है, बट जो रिव्यूज़ आते हैं मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से क्यों चीज़ें होती है, देखिए गेट का जो पैटर्न होता है वो पैटर्न डिफरेंट होता है, जूनियर इंजीनियर का पैटर्न डिफरेंट होता है, असिस्टेंट इंजीनियर के लेवल के एग्जामिनेशन का पैटर्न आपको डिफरेंट होता है। इसीलिए मैं सबसे पहले ये स्टेप क्यों रखी कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर को आपको ध्यान से देख लेना है, कि आपको पढ़ लेना है कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए, कौन सा एग्जामिनर का पैटर्न रह चुका है, ये आपको सबसे पहले ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट चीज़ है आपको जो सब्जेक्टिव वेटेज है, देखिए एक पर्टिकुलर पेपर में आपको कुछ 40 मार्क्स है या फिर 30 मार्क्स के लिए नॉन टेक्निकल, कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके 70%, देखिए उसमें से आपको टेक्निकल के क्वेश्चन रहते हैं, तो इसलिए आपको वेटेज देखना है। अगर आप जो स्टेट वाइज अगर आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहोगे तो उसके लिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर करना है। देखिए प्रिपेयर करते वक्त आपको कॉम्प्रहेंसिव प्रिपेयर करना है, ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव प्रिपरेशन दैट मीन्स सभी सब्जेक्ट को लेके। उससे क्या होता है कि आप कोई भी सब्जेक्ट में पीछे नहीं रहते हो, तो ये ध्यान में रखिएगा। सब्जेक्ट वाइज वेटेज कितना है एग्जामिनेशन में, ये आप ध्यान से इसको ये नोट कर लीजिएगा। कोई भी एग्जाम आती है तो उसका सबसे पहले तो आपको टाइम लाइन जो है डिसाइड कर लेनी है, ठीक है। ये मान लो आपका एग्ज़ाम है अगस्त में, ये हो गया आपका जुलाई और ये हो गया आपका जून, ठीक है। अलॉट योर टाइम, प्लान योर स्टडीज एज पर द एग्जाम डेट। मान लो आपका एग्जामिनेशन अगस्त में, आपका अभी करंटली चल रहा है मई, तो आपके पास मान लो यहाँ पे 3 मंथ्स है, ठीक है। 3 मंथ्स में आपको कौन से आपके सब्जेक्ट्स वीक है, सबसे पहले तो आपको वीक पॉइंट्स पे वर्क करना होगा, ठीक है। सब जो आपके सब्जेक्ट्स वीक है उसको आप प्रिपेयर करना, उसके लिए आपका टाइम अलॉटमेंट और आपका प्रॉपर शेड्यूल होना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपके सिलेक्शन को और ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो जितना भी आपके पास टाइम है उसको अलॉट करिएगा। हालांकि हम लोग इतने में ये पढ़ेंगे, इस नेक्स्ट मंथ में हम लोग ये अचीव करेंगे, नेक्स्ट मंथ में हम लोग ये अचीव करेंगे, ये सारी चीज़ें आप लोग आपके अकॉर्डिंगली, मैं आपको ये फोर्सफुली या फिर आपको इंसिस्ट करके ये सारा जो पैटर्न है, ठीक है, दैट मीन्स मैं आपको इस चीज़ में इंसिस्ट करके आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा कि आपको कुछ पर्टिकुलरली यही पैटर्न फॉलो करना है। आप अपने अकॉर्डिंगली ये पैटर्न को फॉलो कर सकते हो। दैट मीन्स आप आपका जो टाइम है उसको अलोकेट करो मंथ वाइज, कितने आपके पास टाइम बचा हुआ है, सो दैट आपको आने वाले हर सब्जेक्ट के लिए आपको इक्वली टाइम देना होगा और उतना ही आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, मैं काफ़ी बार इसको ये हाईलाइट करता हूँ हमारे सेशंस में भी, क्लियर योर बेसिक्स। गाइस कोई भी स्टूडेंट हो, स्पेशली ये जो फ्रेशर स्टूडेंट्स रहते हैं, मैं आपको 100% सजेस्ट करूँगा, आपका आने वाला 6 मंथ्स में ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। सिर्फ डेडिकेटली आप अगर और कंसिस्टेंटली आप चीज़ें फॉलो करते हो जो मैं आपको बता रहा हूँ, उससे आपको 100% सिलेक्शन होता है। देखिए सबसे पहले अगर कोई भी फ्रेशर स्टूडेंट्स है उनके लिए स्पेसिफिकली मैं बोलना चाहूँगा कि आपके जो क्लियर बेसिक्स है उसको क्लियर करेगा। हालांकि आपने एकेडमिक्स में सारी चीज़ें पढ़ी रहती है, बट गाइस ध्यान में रखिएगा, एकेडमिक्स हालांकि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एकेडमिक्स वो सिमिलर है आपके एग्जामिनेशन से, बट जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोज आर टोटली डिफरेंट, ठीक है। वो उस पर डिपेंडेंट रह सकते हैं, बट आपको जो बेसिक्स रहते हैं, जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके जो बेसिक्स है वो क्लियर करना रहता है। लॉज ये और ये सारी जो चीज़ें हम लोग कॉमनली पढ़ते ही है, बट आपके जो फंडामेंटल्स रहते हैं, कोई भी एक फॉर्मूला हो गया और कोई भी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हो गया, तो उसके जो बेसिक्स रहते हैं आपको क्लियर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी के बाद यही काफ़ी बड़ा क्रूशियल पॉइंट है जिसको जो आपको सिलेक्शन देने के लिए काफ़ी आपको मदद करता है। और अगर ये तो बात होगी फ्रेशर्स के लिए, अगर आप एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हो जो 1 या साल से या 2-1.5 साल से उन्होंने प्रिपरेशन करके रखा है, तो आप क्या करिएगा गाइस, आपकी सबसे बड़ी गलती होती है कि आप रिवाइज नहीं करते हो, ठीक है। जो भी आपके कॉन्सेप्ट रहते हैं आप प्लीज़ उसको ट्राई करिएगा, रिवाइज करिएगा, क्योंकि काफ़ी बार एग्जामिनेशन में ऐसा आता है हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में प्रीवियस जितना भी हमें पढ़ा है हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस को फॉलो करते हैं, क्वेश्चंस बैंक को हम लोग अवॉइड सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बट हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिक्स रह जाते हैं। और काफ़ी बार एग्जामिनेशन में हमने इस तरीके से देखा कि हमारे जो बेसिक्स रहते हैं एकदम जो बेस लेवल के जो बेसिक्स रहते हैं वो भी हमारे क्लियर नहीं रहते, उसके कारण हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे कन्फ्यूजन में रह के हम लोग गलत ऑप्शंस मार्क करके आते हैं एग्जामिनेशन में। ये बात होगी, ठीक है। तो आपको रिवाइज करना है, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको अच्छी तरीके से थोरोली उसको पढ़ लेना। नेक्स्ट आपको है कि
एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कि ट्राई टू मेक कंसाइज नोट्स ऑफ योर ओन एंड रिवाइज देम डेली। कंसाइज नोट्स दैट मीन आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो तो आप एक नोटबुक में या रजिस्टर में आपके खुद के नोट्स बनाओ। ये खुद के नोट्स बनाना इसलिए, हालांकि आपके पास थाउजेंड्स ऑफ नोट्स मिल जाएंगे, थाउजेंड्स ऑफ PDF मिल जाएंगे, बट ट्रस्ट मी गाइज, जो भी आपके पास PDFs रहते हैं, ठीक है, हमारे पास एक ऑन एन एवरेज हम लोग डिस्कस करें तो 3000+ PDFs हैं, ठीक है, जो आपको कुछ भी इतना डेटा आपको प्रोवाइड कराएंगे। बट आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि कितने भी आपके पास PDFs अवेलेबल रहे, जब तक आप खुद के आपके नोट्स नहीं बनाते तब तक आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती। जब आप पेन पेपर लेके एक रफली ड्रॉ करते हो, लिखते हो, सिर्फ पढ़ने से कुछ चीज़ें आपको हासिल नहीं होती। तो आपको क्या करना है कि कुछ आपके नोट्स प्रिपेयर करने हैं आपके, ठीक है, जैसे जैसे आप टॉपिक प्रिपेयर करें, जैसे इलेक्ट्रिकल्स हो गया, मशीन्स, काफ़ी सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, उसके आप खुद के नोट्स बनाओ अकॉर्डिंग टू द एग्जाम और उसको रिवाइज करेगा। रिवाइज करना दैट मीन्स इस तरीके से हम लोग अगर एक सब्जेक्ट को 7 दिन पढ़ते, नेक्स्ट सब्जेक्ट को हम लोग उसके 7 दिन पढ़ते, तो ये जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग के इसमें फर्स्ट जो चैप्टर पढ़ा था उसके जो हमने नोट्स बनाए थे, आप ट्राई करिएगा इस नेक्स्ट 7 डेज में कुछ पोर्शन ऑफ योर टाइम, डेली का टाइम जो रहता है, तो आप इसको आप इसको दीजिएगा और उसको रिवाइज करिएगा। इससे आपको क्या होगा कि जो प्रीवियसली और आगे जो भी आप प्रिपेयर करते हो आप कंप्लीटली आप कलेक्टिवली आपका जो स्टडी है उसको कलेक्ट कर सकते हो। दैट मीन्स आप प्रीवियसली आप भूल नहीं जाते, ठीक है। आप क्या करोगे, इसको प्रिपेयर करते रहे, इसको रिवाइज करते रहे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे उसी तरीके से आपके जो प्रीवियस टॉपिक्स है वो क्लियर होते रहेंगे। इसीलिए हम लोग कंसाइज नोट्स बोलते हैं, वो आपको बनाना ही होगा जिससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और नेक्स्ट हमारी फाइनल एक स्टेप आती है कि सॉल्व क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग द पर्टिकुलर टॉपिक। कोई भी आपका टॉपिक रहता है उसको पढ़ने के बाद आपको अच्छी तरीके से उसके क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक चीज़ 100% में से 90% स्टूडेंट्स ये चीज़ गलत करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ होती है, और ये चीज़ हमें रियलाइज़ नहीं होती अनलेस एंड अनटिल जब तक हमारा फेलियर्स हमें दिखाई नहीं देता। देखिए ये क्या होता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमने एक नोटिस किया, एनालाइज किया, इसके बाद मैं आपको ये सेशन में बता रहा हूँ कि हम लोग एक 15,000+ 20,000+ इस तरीके से जो MCQ की बुक रहते हैं, ठीक है, हालांकि काफ़ी सारे, मैं इसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। देखिए गाइस, दिस इज़ अ कम्प्लीटली नॉर्मल सेशन, मैं आपको सारी चीज़ें बेसिक से लेवल से समझाते हुए चल रहा हूँ, बट ये चीज़ अवॉइड करके देखिएगा। ट्रस्ट मी गाइस, आप ध्यान में रखिएगा, ये आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा इसका, कि आप सबसे पहले अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है ना तो प्लीज़ डोंट मूव ऑन टू दिस MCQ बुक्स। जो भी आपके पास बुक्स है, अगर आप देख लोगे कि आपने ये 10,000+ ये जो MCQ की बुक है, कोई भी बुक है, उसको अगर आपने सॉल्व कर लिया, स्टार्ट कर लिया विदाउट क्लियरिंग योर बेसिक, अगर आपने एग्जामिनेशन देने के लिए चल के, मैं आपको लिख के बताता हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस ऑप्शन में क्लियर होता है। बिकॉज ह्यूमन ब्रेन, हम लोग इतने 10,000 MCQs को थॉरोली याद नहीं रख सकते, या फिर उसके जो पैटर्न से उसको याद नहीं रख सकते। ये होता क्या है, इस 10,000 के जो फिगर है उसको हम लोग देखते वक्त क्या करते हैं कि हमारे 1,000 क्वेश्चंस हो गए, हमारे 2,000 क्वेश्चंस हो गए, इस तरीके से जो आपके टारगेट रहते हैं। बट होता क्या है कि आपके जो प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको कन्फ्यूजन होती है, और इस कन्फ्यूजन में क्या होता है कि पैनिकिंग के कारण आप लोग जो हमारी पढ़ाई है उसको अच्छी तरीके से रिवाइज नहीं कर सकते। देखिए एग्जामिनेशन में आपको गाइस मैं बता दूँ, सिर्फ 100 क्वेश्चन रहते हैं। 100 क्वेश्चन में हम लोग 80 क्वेश्चन भी टेक्निकल के मान लेते, तो हर एक सब्जेक्ट वाइज कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन से डिफाइंड रहते हैं। उतने ही आप प्रिसाइजली ध्यान में रखिएगा। अगर आपको एग्जामिनेशन पैटर्न ये सेम पैटर्न फॉलो हो रहा होगा तो उसी के अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करिएगा। ऐसा नहीं आप जूनियर इंजीनियर के एग्जामिनेशन को एग्जाम है आपकी, और आप गेट लेवल के जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आते हैं वो आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। हालांकि उसका कॉन्सेप्ट बेस रह सकता है उसके ऊपर, बट ये चीज़ नोटिस करिएगा कि जो भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं आपको ध्यान में रखना होगा। जितने भी आपके बेसिक्स क्लियर रहेंगे, मैं एक ही बात पे फिर से आपको बोलूँगा, जितने आपके बेसिक्स क्लियर रहेंगे उतना ही आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके बेसिक 100% स्ट्रॉन्ग है तो आपके पास 10,000 क्या, आपके पास 1,00,000 भी आपके पास MCQs आ गए, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। बट डू नॉट स्टार्ट, मैं अभी भी बता रहा हूँ, डू नॉट स्टार्ट विद दैट बुक। कोई भी आपके पास अगर बुक है जिसमें बस 1,000 MCQs, 10,000, 50,000 MCQs है, उसको आप इनिशियली स्टार्ट मत करिएगा, जिससे आपको डेफिनेटली नुकसान ही होगा। ये बात आपको मेरे ध्यान में रखिएगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके कारण क्या आपको नुकसान हो सकते हैं। एक बार आपके बेसिक्स क्लियर हो गए तब आप जाके जो क्वेश्चंस रहते हैं उसको सॉल्व करेगा। विदाउट क्लियरिंग योर बेसिक्स अगर आप डायरेक्टली जंप ऑन करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर तो उससे आपका नुकसान ही होता है। ये मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स के कारण देख लिया, और उनके ये होता क्या है कि इसमें देखिए, अगर आपने
मान लो ये 10,000 क्वेश्चंस को डिस्कस भी कर लिया, पढ़ भी लिया, तो होता क्या है, एग्जामिनेशन में 4 ऑप्शंस ऐसे रहते हैं कि 2 तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन 2 में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहने के बाद इसमें हमारे काफ़ी बार जो गलत होने के चांसेस रहते हैं और यही हमारे सिलेक्शन को हमारा पीछे खींच लेता है। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दिया कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। मैंने फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए भी डिस्कस किए और मैंने आपको जो एस्पिरिंग स्टूडेंट्स है जिन्होंने 1 या 2 सालों से प्रिपेयर करते आ रहे, मैं डिफाइन नहीं करूँगा। ठीक है, तो उनको सबसे मेन चीज़ क्या करनी है, रिवाइज करनी है। और जो फ्रेशर स्टूडेंट है, कोई भी एग्जामिनेशन के लिए अगर टारगेट करेंगे तो आपको इनिशियली ये जो स्टेप्स मैंने बताइए उनको फॉलो करना होगा। ठीक है, तो ये हो गए हाउ टू स्टडी की ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। अभी मैं आपको एक सीक्रेट टिप्स बताने वाला हूँ जो कि है हमारे 100% सिलेक्शन के लिए। आप एग्जामिनेशन में चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ होती होगी जो आपको करना है कि आपको क्वेश्चन को थॉरोली रीड करना है। ठीक है, क्वेश्चन को थरोली रीड करना है। मैंने आपको हमारा जो प्रीवियस सेशन हुआ था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से ना पढ़ने के कारण हमारे पास 15+ कमेंट सेम रॉन्ग क्वेश्चन का आंसर हमने स्टूडेंट ने मार्क किया। अगर आप एक गेस करके देखिएगा, अगर वो सेम क्वेश्चन, ठीक है, सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता तो सेम क्वेश्चन उतने ही स्टूडेंट्स गलत करके आते, बट जो स्टूडेंट क्वेश्चन को रीड करता थॉरोली उसका एक मार्क उसका पक्का हो जाता है। और ये एक ही मार्क सिलेक्शन में होता है, इसमें ध्यान में रखिएगा। जिन स्टूडेंट्स का जो सिलेक्शन है वो 0.5 एक मार्क्स से रह चुका है तो उनको ये उसकी अहमियत ध्यान में रहती होगी, उनको उन स्टूडेंट्स को ये 1 मार्क की अहमियत पता होगी कि ये 1 मार्क्स से सिलेक्शन छूटना दैट मीन्स कितना बड़ा आपको उससे सेटबैक होता है और कितना बड़ा आपको उससे दुख होता है। तो ये 1 मार्क वो स्टूडेंट जो है जो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेता है वो सिक्योर करके चला जाता है। हालांकि टाइम जो रहता है वो टाइम दोनों भी स्टूडेंट्स है वो सेम ही स्पेंड करते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर, बट जो स्टूडेंट क्वेश्चन को पढ़ के समझ लेता है और उससे आपको एग्जामिनेशन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये अगर आपको पता चल जाए तो आपको आपकी जो बाकी स्टेप्स है 50% वो आसानी से क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको जो कोई भी क्वेश्चन है उसको गेस वर्क नहीं करना है। और जब तक आप श्योर नहीं हो, वो निगेटिव मार्किंग के लिए अगर आपके पास वहाँ पे, हालांकि सभी एग्जामिनेशन में आजकल निगेटिव मार्किंग रहती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ अगर निगेटिव मार्किंग का पेपर है तो आपको गेस वर्क नहीं करना है। ये 100% में यही हमारी टिप है आज के। ठीक है, मैं बता दूं जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है उन स्टूडेंट्स से सुन के और उन स्टूडेंट्स के हम लोग एनालाइज करके ही मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि उन्होंने कुछ भी गेस वर्क करके नहीं बताया था। उन्होंने जितने क्वेश्चंस बताए थे कि सर हमने 58 मान लो या फिर 68 क्वेश्चन सॉल्व करके आए थे, उतने एक्यूरेट है गाइस, एक्यूरेट। और आपको एग्जामिनेशन में पता होगा कि आपको एक्यूरेसी के भी 2-3 मार्क्स मिल जाते हैं जहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होता है। और जिन भी स्टूडेंट्स का एक्यूरेसी नहीं है, मान लो 2 या 3 मार्क अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत करके आ गए तो आपने 4 क्वेश्चंस के तो 4 मार्क जो है वो गवाही दिए, बट इसके साथ साथ 0.25 का नेगेटिव है तो इसमें 1 मार्क, दैट मीन्स आप स्ट्रेट अवे क्या हुआ 5 क्वेश्चन से, दैट मीन्स 5 मार्क्स से पीछे आगे सिलेक्शन के लिए। ठीक है, 5 मार्क्स से सिलेक्शन के लिए पीछे आगे, 5 मार्क्स इज़ टू मच। और इसी के कारण हमारा सिलेक्शन रह जाता है कुछ ना कुछ पॉइंट पे। आप ये आपने नोटिस किया, अगर आपने इसके पहले के एग्जामिनेशन दिए होंगे तो यही बात आपकी रहती है कि ये मैं हमारा एक सीक्रेट टिप कि आप कोई भी एग्जामिनेशन में गेस वर्क नहीं करना है। जितना आपको आता है अनलेस एंड अनटिल आप 99.9% श्योर हो तभी जाके आप उसको मार्क करेगा, बट मैं अभी भी सजेस्ट करूँगा कि आप उसको ऐसी चीज़ें नहीं करनी होगी। नेक्स्ट चीज़ है कि आप जब भी एग्जामिनेशन में एग्जाम पेपर को सॉल्व करते हैं तो कुछ चीज़ें आपको नोट करनी होगी कि आपको जो ईजीएस्ट क्वेश्चंस रहते हैं वो आपको सबसे पहले जितने जल्दी और क्विकली सॉल्व हो सकते होंगे तो उसको आपको सॉल्व करना है। और कोई भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, सिंगल क्वेश्चन पे आपको टाइम स्पेंड नहीं करना है। सिंगल क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड नहीं करना, ये आपको हमें पढ़ते वक्त तो काफ़ी ईजिली लगता होगा। देखिए सारी चीज़ें रियलिस्टिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बट आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, कोई भी आप एग्जामिनेशन में अगर आप मॉक टेस्ट देते होगे तो उसमें नोटिस किया होगा आप लोग ईजी क्वेश्चन तो आप मान लो 20-30 सेकंड्स में या फिर 40 सेकंड्स में सॉल्व कर लेते, बट एक कोई भी ऐसा थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन आता है तो आपके 2 से 3 मिनट कब उसके ऊपर चले जाता है ये आपको पता ही नहीं चलता है। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा, आप ये नोटिस करिएगा आपके 2 से 3 मिनट आपके कब उसके ऊपर टाइम स्पेंड हो जाता है आपको पता नहीं चलता। हालांकि आपको क्वेश्चन आता रहता है बट आपको नेक्स्ट कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद आता है। और मुझे बताओ 2 से 3 मिनट स्पेंड करने के बाद कुछ सेंस ही नहीं होना, वो भी सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए। आप ये अफोर्ड कर सकते हो क्या 2 से 3 मिनट सिर्फ वो एक क्वेश्चन के लिए? नहीं ना। तो जो आपने अभी तक क्विकली सॉल्व करके आपका टाइम बचा है वो तो इसमें आपने गवा दिया, तो इससे कोई भी आपका फ़ायदा नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि जितने ईजी क्वेश्चन आपको, देखिए 100 क्वेश्चन है, पहले पूरे फर्स्ट स्ट्रोक में आपने मान लो 50-60-70 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर से आपको रिटर्न आके फिर से सॉल्व करना है उतने ही क्वेश्चन जो भी आपने मार्क करके। एग्जामिनेशन में आजकल आपके पास पैटर्न में जो भी आप
आपका पोर्टल रहता है, वहाँ आपके पास मार्क करने के ऑप्शंस रहते हैं, तो आप उसको मार्क करके छोड़ दिएगा, वहीं पे छोड़ देगा अगर आप इफ़ यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम। और एक और चीज़ मैं बता दूँ इम्पोर्टेंट, आपको बार बार यहाँ पे जो टाइम रहता है उसको नहीं देखना है गाइस। एक बार पेपर शुरू हो गया आपका, आप जब तक एंड तक नहीं आते तब तक आप इसको, या फिर जब तक आप ये कंप्लीटली गो थ्रू नहीं करते तब तक आप इसको टाइम नहीं देखना। देखिए होता क्या, टाइम के कारण हम लोग पैनिक हो जाते हैं। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, ये सारी चीज़ें जो अपने हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे कुछ अफेक्ट करती है, ठीक है। और यही चीज़ें को हमें अवॉइड करना है, और इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है वो टू द पॉइंट और प्रिसाइजली आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। देखिए टाइम को बस देखने के बाद होता क्या है, हम लोग पैनिक होना शुरू हो जाते हैं। आपको टाइम देखने के लिए तो 1 सेकंड तो लगना है, आप उसमें 2 से 3 सेकंड गवा देते हो, ठीक है। और 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर ले, अगर आपने फिर से टाइम के और देखा कि इतना टाइम बचा है, इतना टाइम बचा है, इसको देखते देखते ही आपके ऐसे 2-3 सेकंड ऐसे मिलाते हुए 1 से 2 मिनट आप सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे वेस्ट कर रहे हो गाइस, सिर्फ इस टाइमर को देखने के लिए वेस्ट कर रहे हो। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। कुछ ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हमने 1 से 2 मिनट उसमें स्पेंड कर दिया, ये आप अफोर्ड कर सकते हो, आप खुद से क्वेश्चन करो ये सारी चीज़ें। इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये सेशन जो आपको रिलैक्स होकर देखना है, ये अगर आप 1 से 2 मिनट, हम लोग उससे काफ़ी ज़्यादा भी टाइम स्पेंड कर देते हैं पैनिकिंग के कारण टाइमर। और मेनली आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि जब भी आपका टाइमर आपका लेस देन 5 मिनट्स रहता है तब ये रेड कलर का हो जाता है, उसमें तो हम लोग काफ़ी बार टाइम स्पेंड करते हैं, उसको देखते हो कि 5 मिनट्स बचा है, 1 मिनट बचा है। इस तरीके से हमारा जो कलेक्टिव टाइम रहता है वो 3 से 4 मिनट में देखा तो ये कैलकुलेटेड टाइम से गाइस, जो रियलिस्टिक चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें हमारा टाइम स्पेंड हो जाता है सिर्फ टाइम देखने के लिए। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। आप सिर्फ 1 या 2 ब्रेक ले सकते हो आपको टाइम देखने के लिए मिडल ऑफ द एग्जामिनेशन में, जब आपके सारे एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस क्लियर अप हो जाते हैं तब आप इसको एक बार टाइम को देख सकते हो। इससे पैनिकिंग नहीं होगी और आपके पास जो पॉजिटिविटी बनी रहेगी और आपका जो रिदम है आपका वो कंटिन्यू बना रहेगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। ये हो गया दूसरी चीज़ें। पैनिक तो सबसे पहले नहीं करना है आपको जब भी आपका पेपर आता है। देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पेपर टफ है ये चिल्लाते हुए आपका जो क्वेश्चन है इसमें गेस मार्किंग करके आते हैं। देखिए जो स्टूडेंट्स का पेपर टफ रहता है, ठीक है, दैट मीन्स जो भी स्टूडेंट्स इन पेपर्स को देख के जो पैनिक होते हैं कि पेपर टफ है, तो ध्यान में रखिएगा इस चीज़ गाइस, पेपर टफ आता है तो सिर्फ आपके लिए टफ नहीं रहता, वो सारे स्टूडेंट्स के लिए टफ रहता है। इसलिए ये काफ़ी बार होता है कि टफ आता है तो हम लोग गेस वर्क करके उसको सॉल्व करके आते हैं, बट इसमें आपके मैं बता दूँ ये सबसे बड़ी गलती होती है आपकी। पेपर टफ आता है, अगर आपने कुछ क्वेश्चंस अच्छी तरीके से उसको एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर लिए तो ये काफ़ी बड़ा आपका रोल प्ले कर सकते हैं सिलेक्शन के लिए। ऐसे भी हमें स्टूडेंट्स देखेंगे कि जिन्होंने एक्यूरेट क्वेश्चन सॉल्व करके डिस्पाइट ऑफ देयर पेपर वाज टफ तो भी उनका सिलेक्शन हुआ है, और जिन स्टूडेंट में पेपर टफ आने के कारण गेस वर्क करके मार्क करके उनका सिलेक्शन से काफ़ी वो दूर चले गए थे। इसलिए आप कभी भी पैनिक होकर पेपर अगर आपका टफ आता है तो आप ये मत सोचिएगा, पेपर टफ आता है तो उसका लेवल भी आपके लिए सेट होगा और वो सभी के लिए रहेगा, पेपर उसका कट ऑफ कम लगेगा। और आप ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, वो काफ़ी अगर यूजुअल से टफ, दैट मीन्स अगर आपको आपने पैटर्न देख लिया कि इस टाइप का पेपर नहीं आना चाहिए, टफ रहता है, तो सभी के लिए टफ रहता है। तो आप इसको पैनिक होकर आपका एनर्जी है, आपकी जो पॉजिटिविटी है और आपका जो प्रिपरेशन है उसमें आपको पैनिक होकर जल्दबाजी में कुछ भी क्वेश्चंस को मार्क नहीं करना है। नेक्स्ट जो चीज़ रहती है कि आप जो क्वेश्चंस को लेफ्ट छोड़ देते हो, ठीक है, उसको आप बाद में मार्क करके बाद में सॉल्व करेगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, दैट फर्स्ट ऑप्शन इज़ अ डेंजरस। काफ़ी बार हमने नोटिस करके रखा होगा, और जिन स्टूडेंट्स ने पेपर दे चुके होंगे 1 या 2 पेपर्स उन्होंने काफ़ी बार नोटिस किया होगा कि जो फर्स्ट ऑप्शन रहता है काफ़ी बार डेंजरस रहता है। मेनी केसेस में ऐसा काफ़ी बार रहता नहीं, कोई भी अगर आपका ईजी क्वेश्चन रहता है, और ये केस कब बनती है, जब आपका पेपर इजी रहता है कोई, या फिर क्वेश्चन इजी रहता है। क्वेश्चन इजी रहने के बाद में उसमें भी ट्रिक रहती है, हालांकि एग्जामिनर यही चाहता है कि आप फर्स्ट ऑप्शन मार्क करके आगे बढ़ जाओ, बट ध्यान में रखिएगा कभी भी आपको फर्स्ट ऑप्शन एज अ क्लियरली आपको आंसर दिख रहा होगा तो आपको उस पर कुछ 5 से 10 सेकंड उसके ऊपर देख के अच्छी तरीके से उसको क्वेश्चन को थॉरली रीड करना है कि हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है गाइस, ठीक है। काफ़ी बार इसी के कारण हमारे जो एक क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर आपका तो एक क्वेश्चन के कारण ही बनता है, जो आपकी मार्क्स बनते हो एक क्वेश्चन के, इसीलिए आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन को उतना ही इंपॉर्टेंस देना है आपके सिलेक्शन के लिए। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है अगर आपको ईजिली मार्क करा है तो आप उसको एक बार थॉरली देखिएगा कि आपका वो जो क्वेश्चन मार्क करके रखा है आपने करेक्ट है या नहीं है। अगर आपको इसमें 3 से 4 सेकंड या फिर 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और अगर आपने आगे बढ़ गया बट आपको ये पता चला आंसर के आने के बाद तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत ही था, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट है जो मेरा इंपॉर्टेंट, मैं आपको काफ़ी बार बताते रहता हूँ, दैट एक्यूरेसी इज़ द की। एक्यूरेसी ही आपका 100% सिलेक्शन दिला सकती है। जितना आप एक्यूरेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आप क्लोज टू रहेंगे सिलेक्शन के लिए। और मैं बता दूँ यही चीज़ है कि आपको 100% सिलेक्शन दिला सकते हैं। जितने प्रिसाइज कॉन्साइज आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, जितना आप
एक्यूरेटली क्वेश्चंस को मार्क करते होंगे, आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा बन जाते। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, किस तरीके से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए और कौन सी स्टेप्स आपको पहले करनी चाहिए पढ़ाई के वक्त, आपकी कौन सी चीज़ें क्लियर होनी नहीं चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको आज के इस क्विक डिस्कशन के ट्यूटोरियल में समझा दिया। आई होप आपको आज का सेशन काफ़ी समझ में आएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने हालांकि इसके लिए रिक्वेस्ट भी किया था हमें। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ, जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है, जो भी एस्पिरेंट्स है, उनके साथ ये शेयर करेगा। हालांकि काफ़ी कॉमन सा सेशन है। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर करेगा सो दैट उन्हें भी इसका फ़ायदा हो। और आप मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आगे आने वाले 6 मंथ्स में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अगर इसको थॉरोली फॉलो करते हैं तो मैं ये चाहूँगा कि इस वीडियो के एंड में आप कमेंट करो कि सर हमारा सिलेक्शन हो चुका है, आपने जो भी स्ट्रेटेजीज बताई जी उसको फॉलो करके। एंड दीज आर ट्राइड एंड टेस्टेड पॉलिसीज जो आपको मैं टिप्स बताएं जिसका आपका सिलेक्शन होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। देखिए पैनिक नहीं होना है गाइस, कोई भी आपका सिचुएशन हो, कोई भी कंडीशन हो, तो आपको सिर्फ आपकी कंसिस्टेंसी ही आपको सिलेक्शन दिला सकती है। अवॉइड करिएगा आपके जो सराउंडिंग में नेगेटिव पीपल है जो आपको डीमोटिवेट करते हैं आपके सिलेक्शन के लिए, प्रिपरेशन के लिए। स्पेसिफिकली मैं बात करना चाहता हूँ जो भी आपके सराउंडिंग्स में लोग रहते हैं आपको डीमोटिवेट कर रहे होंगे कि कोई एग्जामिनेशन में, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए इतना टाइम क्यों लग रहा है। बट ध्यान में रखिएगा कोई भी चीज़ के लिए समय लगता है गाइस। ये आपकी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में कुछ चीज़ें हार्ड एंड फास्ट नहीं होती। 1 मंथ में आपका फॉर्म फिलिंग चलता है, ठीक है। नेक्स्ट या 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका फिर पेपर आता है, ठीक है। पेपर के बाद में 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका इसका रिजल्ट लगता है, प्रीलिम्स होता है, या फिर अगर मेंस है तो मेंस भी होता है। तो ये बात आप मान के चलिएगा कि इसमें 6 to 7 मंथ्स एक बेसिक स्टैंडर्ड, अगर हम लोग पैंडेमिक की बात नहीं करते तो उसके लिए आपका टाइम जा रहा है। तो दीज आर नॉर्मल। और आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर आप सिर्फ 6 महीने 6 मंथ्स अगर आप कंसिस्टेंटली कंसाइजली प्रिपेयर कर रहे होगे एग्जामिनेशन के लिए तो आपका सिलेक्शन होना ही होना है। तो आप जो आपका आने वाले 6 मंथ्स के बाद में आपका जो लाइफ रहेगी वो डिफरेंट रहेगी, टोटल डिफरेंट रहेगी। तो ये चीज़ आप ध्यान में मत रखिएगा और इससे आपको खुद को डीमोटिवेट भी नहीं करना है, ठीक है। कि हमने तो काफ़ी सारा टाइम स्पेंड कर दिया। स्पेसिफिकली जो स्टूडेंट 1 या 2 सालों से प्रिपेयर करते आ रहे होंगे उनको तो मैं स्पेसिफिकली बात कराऊंगा। आप देखिए गाइज, यू आर 99% क्लोज टू योर सिलेक्शन। अगर आप 1 या 2 मार्क्स से आपका जो सिलेक्शन छूट रहा होगा तो मैं आपको 100% सजेस्ट करूंगा आपकी जो प्रिपरेशन है उसको गिव अप मत करेगा, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ तक आके अगर आप 99% तक आके 90% तक आके अगर आप गिव अप कर देते तो आप कहाँ पे चले जाओगे? 0% पे गाइस। तो ध्यान में रखिएगा 0% से आप फिर से एम्पायर खड़ा करने के लिए आपको टाइम लगेगा ना। तो इसीलिए आप ये चीज़ नोटिस करेगा, आपको 90% आने के बाद आपकी सिलेक्शन जो है उसको छोड़ना नहीं है। आपको अच्छी तरीके से हार्डवर्क करके और अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके आपका जो रिमेनिंग जो लेफ्ट आउट टॉपिक्स है आपके देखिए। और इसके बाद में अगर आप जो सिलेक्शन छूट रहा होगा तो ये भी चीज़ नोटिस करेगा कि आपके जो वीक पॉइंट है, वीक सेक्शन आपके कहाँ पे हो चुके हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक, हालांकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अवेयर हो चुके हैं, नॉन टेक्निकल पोर्शंस को निगलेक्ट करते हुए उनका सिलेक्शन छूट गया था, ठीक है। उन्होंने टेक्निकल क्वेश्चंस के ऊपर फोकस किया, बट जो नॉन टेक्निकल में जिन भी स्टूडेंट्स ने उन्होंने उसमें से 80% मार्क्स यहाँ पे अचीव कर लिए नॉन टेक्निकल में, उनका सिलेक्शन 100% हो चुका है। हालांकि टेक्निकल क्वेश्चन जो रहते हैं स्पेसिफिकली वो तो काफ़ी सारे स्टूडेंट इक्वली जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जो भी स्टूडेंट्स नॉन टेक्निकल पोर्शंस में आपका 100% देते हैं, उसमें से एक्यूरेसी बना के रखते हैं, उनका सिलेक्शन 100% हो जाता है गाइस, इफ़ योर टेक्निकल इज दैट मच स्ट्रांग। तो ये सारी कुछ चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर करी, तो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैं आपके लिए, आपको पता है जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपके कमेंट्स को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करें, इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर करेगा। हमारे जो लिंक्स है आपके इंस्टाग्राम के और हमारे टेलीग्राम के मैंने यहाँ पे गिवन के लिए, हमारे नॉन टेक्निकल चैनल कोचिफाई को भी आप यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड हैव अ नाइस डे।